यूपीएससी 4.0 की पहली क्लास है ना अकाउंटेंसी की। और पहली क्लास में हम सॉल्व सबसे पहले जो मेरा हमेशा से आदत रहा है कि जहां जाना हो वहां के रास्ते एक बार खंगाल लेने चाहिए। नहीं, जहां जाना हो वहां का रास्ता क्या करना चाहिए, वो खंगाल लेना चाहिए। नहीं तो उससे क्या मतलब मंजिल तक पहुंच जाएंगे आसानी से। ये पता चलेगा कि हाँ, मतलब अगर मान लीजिए कि वहां पर मुझे जाना है और मैं रास्ता खंगाल लूंगा तो वहां से एक चीज समझ में आ जाएगी, क्या कि भाई तो रास्ते में क्या क्या लेकर के जाना है, नहीं किन किन चीजों को साथ में लेकर जाना है, नहीं कौन सी सावधानी बरतनी है कि वहां जाने में क्या खतरा है। जैसे मान लीजिए किसी को अमरनाथ की यात्रा पर जानी है ना, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है सो मतलब वहाँ के जो रूल्स हैं, गाइडलाइन होते हैं सब यात्रियों के लिए, उस गाइडलाइन को एकदम एज इट इज फॉलो करना है, तभी आप सेफली अमरनाथ की यात्रा करके सही से लौट पाएंगे। तो फिर जाएंगे तो 2 पैर पर आएंगे, कितने 4 कंधों पर, है ना। तो इसी तरह से हमें जो पिछले सारे जो एग्जाम हुए हैं उसके क्या करने चाहिए, उसके रास्ते को एक बार देखना चाहिए कि मतलब उसमें क्या पूछा, ऐसा नहीं था, क्या क्या चीजें थी, इन सभी चीजों को क्या करना है, देखना है। नहीं तो ये क्वेश्चन है 3.0 का, डायरेक्ट डाउनलोड किया मैंने, 3.0 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि 3 पार्ट में क्वेश्चंस दी रहती है, नहीं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। पार्ट 1 जो है कंटेंट क्या कहता है, लैंग्वेज को, जो कि आपकी बिल्कुल क्या है, क्वालिफाइंग है। नहीं, जहां पर पार्ट 1 आपको दिखेगा 1 क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन जो है 1 से लेकर कितने तक होंगे, 8 तक होंगे। मतलब 9 क्वेश्चन ये हो गया लगभग, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। और 9 से लेकर 30 तक मतलब 22 क्वेश्चन। हाँ, अगर किसी का हिंदी तो हिंदी का, नहीं तो किसी का अगर दूसरा लैंग्वेज उर्दू है तो उसको क्या होगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज पेपर हो गए। दूसरे पार्ट में जो है यहाँ पर है वो क्या है कि जीएस के जो है सो 31 से लेकर कहां तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 70 तक मिलेंगे, 31 से लेकर के 70 तक मिलेंगे। और जो हमारा थर्ड पार्ट है जो कि अकाउंटेंसी वाला, वो 71 से लेकर कहां तक करेगा, कहां तक करेगा, 150 तक। 80 क्वेश्चन है, 150 तक, मतलब 71 से लेकर कहां तक रहेगा, वो 150 तक रहेगा। मतलब 30 हमारे भाई लैंग्वेज, 30 हमारे लैंग्वेज, 40 हमारा जीएस, है ना, और 80 हमारा अकाउंटेंसी का, ठीक है। अब लैंग्वेज तो क्वालिफाइंग है, नहीं आसान है, और आसान के साथ साथ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी करके जानी है, क्योंकि क्वालिफाई करके ही आना है, नहीं तो फिर सारा इधर का धरा मार्क्स धरा का धरा रह जाएगा। बाकी रही जीएस की, तो जीएस को अपने को क्या करना है ना, साथ लेकर चलना है ना, उठा के नहीं चलना है। एक होता है साथ लेकर चलना, एक होता है क्या करना, उठा कर चलना। तो साथ लेकर चलना मतलब क्या, चलो ठीक है इजीली कैरी कर लिए, ठीक है लेके चलते हैं। अब वो इतना हैवी ले लिए, उठा कर चलना नहीं चाहिए उनको, इतना हैवी नहीं उसको बनाकर लेकर चलना है कि पता चले कि जिसको हमको उठाना चाहिए था वो हमको साथ में है, और जिसको साथ में रखना चाहिए तो उसको उठाना है। इसको केवल क्या रखना है, साथ में रखना है, इसको केवल क्या रखना है, साथ में रखना है, पास में रखना है बस, ठीक है। उठाना इसको है, इसको जितना उठा सकते हैं उठाना होगा हमको, ठीक है। ये चीज हमको पहले बिल्कुल क्लियर करनी है, क्योंकि भाई यहाँ पर है 80 और ये हमारा पढ़ा हुआ है, ये हमारा अपना सब्जेक्ट है, मास्टर्स तक हम गए हुए हैं, तभी तो भाई 11th 12th में बैठ रहे हैं, नहीं। और ये कितना मतलब कहाँ से आएगा, क्या होगा, ये बिल्कुल थोड़ी सी असमानताएं हैं। तो हमेशा कभी भी हमें जो चीज मेरी नहीं है उस पर ध्यान देना है, बस साथ में लेकर चलना है, थोड़ा थोड़ा सा कैरी करके चले, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम उठा के चल रहे हैं, इसको इतना उठा लिए कि भाई दूसरी चीजें क्या हो गई, नम हो गई। तो अपने को क्या करना है, इसको उठाना है। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगी, यहाँ से आप उसको क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। और 40 में आराम से 15, 16, 17, 20 तक आ जाएंगे, ठीक है। और उतना अगर बन गया तो फिर यहाँ पर अपना स्कोर खींच कर क्या करेंगे, अपना कट ऑफ भी
आसानी से पार कर जाएंगे। हाँ, इसको काफी बेसिक से सीखने की जरूरत है, नहीं किताबें भी पढ़ने की जरूरत है, जो उसमें कुछ नया है, जो कुछ मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 1.0 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा गया, 2 में नहीं था, फिर 3 में नहीं था, चौथे में हो सकते हैं एक आधा आ जाए, तो अपने को उस पर भी थोड़ा सा गौर करके चलना है। और है खास अकाउंट्स की बात है तो इसमें बहुत अच्छी चीज है, क्या सिर्फ क्लास 11-12 पर ध्यान देना है। बीएसटी में थोड़ा सा क्या कि मान कि मैनेजमेंट पार्ट से थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाला भी उठा के ले आया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्लास 11-12 जो हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना, वित्तीय लेखांकन, यही है ना। लेखांकन के अलग अलग पार्ट है ना, तो वित्तीय लेखांकन के अंदर आता है हमारा कौन सा, ये जो 11-12 का जो हमारा सिलेबस है वो कहाँ पर आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आता है। एकदम आया है बिल्कुल। तो बस उसको थोड़ी सी बेसिक से पढ़नी है और प्रैक्टिस लगातार रखनी है। देखिए प्रैक्टिस लगातार मतलब थोड़ा सा उससे जुड़े, कनेक्ट रहने, ये नहीं कि बहुत ज्यादा नजदीक आ गया फिर बहुत ज्यादा दूर चले गए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस को कहाँ से क्या से पूछा है, और उसके 71 से नहीं बस आ जाएगा, यहां से रहा। और क्वेश्चंस को जब अकाउंट्स के क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो दो चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कॉमर्स के जब भी क्वेश्चंस पढ़िए तो दो चीज ध्यान में रखिए, क्या, एक क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी में, प्रश्न को इंग्लिश हिंदी में जोड़ पढ़िएगा, भले ही ऑप्शंस को बाद में, पहले प्रश्न जो होंगे उसको दोनों भाषा में जरूर क्लियर करिएगा एक बार, प्रश्न को खास करके जो प्रश्न है उसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पढ़िएगा। क्योंकि क्या होती है कि जब वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड रहता है, वो उनको समझ में आ जाता है फट से। अब जैसे हम बात करेंगे फुल्ली डिस्क्लोजर कंसेप्ट का, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल का, अब अगर इसी को हिंदी में कर दिया जाए तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, समस्या खड़ी हो जाती है। तो जो कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ें और प्रश्न को हिंदी इंग्लिश जरूर, दोनों जरूर पढ़िए। सबसे पहले प्रश्न को अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लेकिन प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझकर तभी आप क्या करिए, आंसर जारी करिए। नहीं तो पता चलेगा कि आप आंसर तो जारी कर रहे हैं लेकिन सारा आंसर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है आपका लगातार। तो वो लगातार गलत नहीं होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि मान लीजिए हम सारा क्वेश्चन कर दिए लेकिन सारे क्वेश्चन ही गलत होते चले जा रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट फिर होगा ही नहीं। अब जैसे करना कैसे है तो हम दिखाते हैं, सिखा तो कैसे कर। जैसे है पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नहीं मतलब आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या दिया है, अगर आप देखेंगे क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है लेखांकन एक परिचय, नहीं क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है लेखांकन का एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का ही क्वेश्चन है कि जहां पर आपको लेखांकन के परिचय दी जाती है, लेखांकन के टाइप्स बताए गए हैं, लेखांकन की विशेषता बताई गई है, लेखांकन के गुण दोष सीमाएं, और साथ ही साथ लेखांकन के कौन कौन से काम है, लेखांकन की कौन सी विशेषता है, गुणात्मक विशेषता कौन सी है, उसकी मात्रात्मक विशेषता कौन सी है, नहीं लेखांकन सूचना के बारे में वहां पर बताया जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कहां कहां यूज करेंगे ये बताया गया है, सारे चैप्टर 1 में बताया गया, और उसी से पहला क्वेश्चन ही उसी से लिया गया, बिल्कुल ईमानदारी बरता गया है, कोई बेईमानी बिल्कुल बोर्ड के द्वारा नहीं की गई, बीपीएससी के द्वारा। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन, और नॉट को था ध्यान से करना है, नहीं क्योंकि पहले हम सुनते थे कि नॉट अगर गायब है तो नेट गायब हो जाता था, लेकिन पहली बार हमको सुनने मिला कि नॉट गायब है तो एग्जाम ही गायब हो जाता है, लेकिन नॉट को अच्छे से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आप में 5 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन जो होता है वो आपका मोर देन अबव का रहता है और दूसरा ऑप्शन जो होता है आपका नन ऑफ द अबव का रहता है। तो वहां पर आपको बड़ी बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नेट में 4 ऑप्शंस होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मोर देन अबव वाला तो कोई बात ही नहीं रहता है, नन ऑफ द अबव वाला भी बात ही नहीं रहता, मतलब चारों में से कोई ना कोई आंसर तो जरूर होगा। अब जैसे ही मोर देन अबव वाला आ जाता है ऑप्शन तो वहां पर थोड़ी सी फिर सोचनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ऑप्शंस को मिलाना है, अब वो दोनों एग्जैक्ट में उसका पॉइंट है या नहीं है ये भी सोचना पड़ेगा वहां पर। तो पहला जो प्रश्न कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अब मान लीजिएगा आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, ठीक है हिंदी पलट लीजिए, इसी जस्ट एक ही मतलब ऊपर नीचे रहता है, कौन सा लेखांकन का काम नहीं है, पहला है व्यापारिक लेन देन को रिकॉर्ड बनाए रखना, भाई पहला ही काम है, क्योंकि रिकॉर्ड बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लाभ हानि गणना करना, निर्णय के लिए जानकारी प्रदान करना, अगर डिसीजन लेना है तो जानकारी प्रदान करना भी जरूरी है।
क्योंकि अगर बोर्ड मेंबर्स को हम जानकारी ही साझा नहीं करेंगे तो हम निर्णय ले ही नहीं सकते कि अगले साल हमको क्या प्लानिंग करना चाहिए, किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, क्या कार्य प्रणाली रखनी चाहिए, इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो उसकी निर्णय करनी है तो जानकारी साझा करना भी जरूरी है। तो अब यहाँ पर कौन सा काम नहीं है, तो सारे जो ऑप्शंस ए बी सी वो सारे काम आपको दिख रहे हैं। तो मोर देन अबव भी आंसर नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बोल रहा है काम नहीं है, तो सारे तो काम है, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नहीं, क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये था जो बता रहा हूं, ये पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के फिर एक एक आंसर करेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आने वाली। आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब ये जैसे ही आते हैं, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर का क्वेश्चन है ये, नहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का है। तो पहले क्या था कि 3 पार्ट्स हमने बताया कि पहले होता था कन्वेंशन, नहीं प्रिंसिपल, ठीक है, कन्वर्स क्या था, कन्वेंशन भी था और प्रिंसिपल भी था, एक और थे, हाँ कन्वेंशन, प्रिंसिपल और एक और पॉइंट्स है। इन तीनों को अब क्या कर दिया गया, मर्ज करके प्रिंसिपल नाम दे दिया गया। नहीं, नई वाले बुक में क्या कर दिया है, प्रिंसिपल नाम दे दिया गया। पहले था कन्वेंशन आता था, प्रिंसिपल आता था और एक और उसमें पॉइंट्स हैं, इसको मैं मिस कर रहा था। अब तीनों को जोड़ के क्या कर दिया गया है, मतलब कन्वेंशन को प्रिंसिपल को सबको एक साथ जोड़ दिया, अब प्रिंसिपल बना दिया गया तेरा। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेट का मतलब होता है रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादी धारणा क्या कहती है, रूढ़िवादी मतलब मैंने कहा था कि अपने दादा दादी को याद रखना है कि जैसे ही आप कहेंगे घर में कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, तो सीधा सीधा क्या क्या कहते हैं कि भैया लाभ के लिए तुम सोचो ना सोचो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है, लेकिन हानि के लिए अपने आप को क्या रखो, तैयार रखो। नहीं, हानि के लिए क्या करो, अपने को तैयार रखो। अब यहां पर हिंदी में जैसे देखेंगे प्रश्न का, कोई लाभ होने की आशा करना, लेकिन सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान जरूर करना। लाभ होने की आशा भले ही करे ना करे, लेकिन जितने संभावित हानि हो सकते उसके क्या करना है, प्रावधान जरूर करना, मतलब उसके प्रोविजन जरूर बना लीजिए कि अगर बैड डेट्स होगा तो क्या करेंगे, है ना, या और भी अलग अलग जो मतलब लॉस होंगे उससे हम क्या करेंगे, ये भी जरूर आपको क्या करना है, बना करके रख लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 72 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं, 72 का क्या हो जाएगा, ए, ये वाला। मामलों की स्थिति का सच्चा और निष्पक्ष दृश्य दिखाना, इसको क्या कहेंगे, ये किसमें आ जाएगा हमारा, फुल्ली डिस्क्लोजर कंसेप्ट का। नहीं, कि मतलब जो भी चीज सही सही डेटा है उसको डिस्क्लोज करनी है, नहीं, ये फुल डिस्क्लोजर में आ जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल जो 13 प्रिंसिपल है उसके कोर पॉइंट्स याद होने चाहिए, मैंने कहा था, और क्वेश्चन पूछे हैं कि कोर पॉइंट्स क्या है उसके अंदर, वो चीज याद रखिए, है ना, 13 के 13। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है। ये सीधा क्वेश्चन फिर वही इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पार्ट से है, डायरेक्ट पूछा कि प्रासंगिकता, विश्वसनीयता, तुलनीयता, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। नहीं, अब जैसे लेखांकन सूचना जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की गुणात्मक विशेषता की बात करेंगे, तो ये तीनों के तीनों क्या है, गुणात्मक विशेषता है। नहीं, ये तीनों के तीनों गुणात्मक विशेषता है, एकदम एग्जैक्ट लिखा गया है एस के सर की किताब में, बॉक्स में भी डाल के दिया गया है, ये तीनों की तीनों विशेषता है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ये वाला ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि सारी विशेषताएं तो है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। ठीक है, अभी तक 2 चैप्टर, हमें 3 क्वेश्चन पढ़े, मैंने 2 चैप्टर टच किया है अभी तक। पहला चैप्टर टच किया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसको लिखते जाइएगा, जस्ट कॉपी निकालिएगा, लिखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से 2 क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स को लिखते जाइए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से 2 क्वेश्चंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 1 क्वेश्चन, मतलब अभी उस पर ऐसे करते जाइएगा, जैसे मान लीजिए कि कैसे लिखना, नहीं वो बता दो कैसे लिखना है, सोचो। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर वाइज लिखिएगा, इंट्रो, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके ये बताना चाहता हूं आपको कि कहां से किस पोर्शन से कितने पूछे गए। हाँ, ये मैं बस एक बार आपको रास्ता दिखाना चाहता हूं, ताकि आप जब तैयारी करें तो मुझे ये नहीं बताना पड़े कि हाँ ये पूछा था और आपको विश्वास हो आप पर, बिल्कुल
क्योंकि विश्वास को बनाए रखने के लिए फुल डिस्क्लोज करना पड़ता है, इसलिए फुल डिस्क्लोजर कर रहा हूं। अब इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में पहला क्वेश्चन देखने को मिला तो एक लिख दीजिए, फिर ऐसे करके लिख दीजिए, इससे ये गिनती होती रहेंगी कितनी पूछी। अभी तो 2 आया, 2। अब नया चैप्टर जैसे ही आएगा तो, और जैसे चैप्टर 1 लिखे हैं तो चैप्टर 2 लिखते वक्त 2 लाइन छोड़ देना है, ताकि कहीं मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन और आया होगा तो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, लेखांकन सिद्धांत जो बताता है कि समान मदों के लिए समान लेखांकन व्यवहार दिया जाना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? समान लेखांकन, वह लेखांकन सिद्धांत कौन सा है जिसमें कहता है समान मदों के लिए समान लेखांकन व्यवहार? मतलब अगर मद एक है, नहीं, अगर प्रॉब्लम्स एक जैसी है तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही जैसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन अलग अलग करना चाहिए, सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए? एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा? सुसंगति सिद्धांत, पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत, भौतिकता सिद्धांत, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता था कि हर एक साल चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा बिजनेस वही है, मद हमारा वही है हर साल, तो हमें अपनी जो भी अकाउंटिंग मेथड हम फॉलो करते हैं उसमें क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, बार बार चेंज नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? सुसंगति सिद्धांत। ये भी किसमें आ गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। 4 क्वेश्चन पढ़े जिसमें से 2 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और 2 किसमें? प्रिंसिपल। तो वहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल देकर के 2 लाइन खींच दीजिएगा। चलिए, नए पूंजी प्रवेश से वृद्धि होगी। अब बोलेंगे ये किसमें क्वेश्चन है? तो अब जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब अकाउंटिंग के अलग अलग टर्म्स, पूंजी क्या है, दायित्व क्या है, कैपिटल किसे कहते हैं, डेटर्स किसे कहते हैं, क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, तो अकाउंटिंग के अलग अलग टर्म्स को भी क्या किया गया? डिफाइन करके एक चैप्टर बनाया गया जिसको कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो ये सीधा किससे क्वेश्चन है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है। कहता है कि नए पूंजी प्रवेश से क्या बढ़ जाएगी? संपत्ति और दायित्व बढ़ जाएगी, संपत्ति और पूंजी बढ़ जाएगी, दायित्व और पूंजी और बैंक शेष बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा सर? अगर मान लीजिए हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल दे दे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, कैपिटल दे देने से क्या हो जाएगा? हमारा संपत्ति और दायित्व दोनों बढ़ जाएगी क्या? संपत्ति और दायित्व दोनों बढ़ जाएगा अगर हम कैपिटल ज्यादा दे देंगे, मतलब नए पूंजी प्रवेश, नहीं थोड़ा नया और दे रहे हैं पूंजी। जैसे मान लीजिए 1 लाख से हमने व्यापार शुरू किया, अब मान लीजिए कि हमको लगा कि नहीं 10,000 मुझे और ऐड करना है। 10,000 और ऐड करने से क्या हो जाएगा? केवल पूंजी बढ़ेगी हमारी। अब इसमें बोल रहे कि वो संपत्ति और दायित्व दोनों बढ़ जाएगा। संपत्ति और दायित्व, संपत्ति और दायित्व दोनों बढ़ जाएगा। अब संपत्ति और दायित्व कैसे बढ़े? दायित्व तो बढ़ेगा लेकिन लायबिलिटी साइड थोड़ी अप हो जाएंगी। अब जरूरी, देखिए जरूरी नहीं कि संपत्ति बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि किसी को आपने उधार माल दिया, वो लेके बैठ गया, डूब गया, तो अब तो फिर सामान खरीद के लाना है दुकान में। अब यहाँ पर दिमाग ऐसे लगाना है कि ये कह रहा है कि नए पूंजी प्रवेश। अब आपको अपने आपको थोड़ी देर के लिए दुकानदार इमेजिन करना है ना, कि मान लीजिए कि आप एक गांव में किराना दुकान चलाते हैं और वहां पर किसी को 10,000 का उधारी दे दिया, किसी का मतलब श्राद्ध बरखी कुछ भी था, 10,000 का उधारी दे दिया। अब वो भाई लेकर बैठ गया आपके पैसा, अब लेकर के बैठ गया तो अब आपको सामान की जरूरत है, क्योंकि अब जो नॉर्मल आपके रेगुलर कस्टमर है, हम गए आपकी दुकान पर, जा रैक तो खाली है, तो रैक खाली हो देखने से मैं घूम ना जाऊं, तो इसीलिए आप क्या करेंगे? कहीं से किसी को कर्जा लेंगे या अपने घर में पैसा है तो उससे फिर जाकर के होलसेलर से दुकान खरीद कर लाएंगे। तो केवल और केवल क्या बढ़ी? पूंजी बढ़ी ना, संपत्ति थोड़ी बढ़ जाएगी। दायित्व और पूंजी में बैंक से वृद्धि हो जाएगी। कैसे? कुछ नहीं, संपत्ति और पूंजी में वृद्धि होगी। फिर वही बात कर रहे हैं, केवल पूंजी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए नए पूंजी का प्रवेश केवल संपत्ति खरीदने के लिए किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। नए पूंजी को प्रवेश, जैसे मान लीजिए कि हमको और भी जरूरत है, किसका? और भी मतलब इक्विपमेंट्स खरीदने की जरूरत है, तो नया और कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो केवल ये कहना कि मतलब नए पूंजी के प्रवेश से केवल संपत्ति खरीदी जाती है ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा कुछ और भी ऑपरेशनल भी खर्चा हो सकता है, तो ऑपरेशनल खर्चे के लिए भी हमें क्या होना पड़ेगा? ऐड ऑन करना पड़ेगा थोड़े कैपिटल को। क्या करना पड़ेगा? थोड़े से ऐड ऑन करना पड़ेगा, कैपिटल को ही ऐड ऑन करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर क्या हो जाएगी आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। बात समझे क्यों? नहीं किसी को बता सकते क्यों कहा? क्योंकि ये किराना दुकान वाला एग्जांपल बिल्कुल सटीक बैठेगा,
नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 76, लेखांकन में मिलान अवधारणा का पालन करने से कौन सा लाभ नहीं है? मिलान अवधारणा है, नहीं मैचिंग कंसेप्ट, उसका लाभ नहीं है पूछ रहा है, कौन सा लाभ जो है सो बिल्कुल नहीं। एक मिनट, इसका था नहीं, एक मिनट, इसमें ये नहीं कह सकते, पिक्चर से कोई नहीं कह सकते, एक ये हो जाएगा, एक मिनट, नए पूंजी प्रवेश से वृद्धि होगी, नहीं तो या तो संपत्ति और पूंजी के लिए हो जाएगा या दायित्व और पूंजी के लिए हो जाएंगे। पूंजी तो बढ़ना के बाद कह रहा है ना यहाँ पर, ये दोनों ऑप्शन मोर देन अबव हो जाएगा यहाँ पर। नहीं बैंक शेष वाला नहीं, ये दायित्व और पूंजी वाली, संपत्ति और दायित्व वाली, ठीक है, बैंक शेष वाला नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा ना कि 2-3 चीजें हो सकती है, या तो मैं संपत्ति खरीदने के लिए ला रहा हूँ, या तो मेरा दायित्व बढ़ गया उसको खत्म करने के लिए ला रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो जोड़, ठीक है, क्योंकि दायित्व बढ़ेगी ना, क्योंकि जैसे हमने उधार सामान बेचा, पैसा दिया ही नहीं, लेकिन हमको तो चुकाना है वहां पर, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, लेखांकन में मिलान अवधारणा का पालन करने से कौन सा लाभ नहीं है? ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा लाभ नहीं है मिलान अवधारणा, बोला यह किसी अवधि के लिए वास्तविक लाभ या हानि का निर्धारण करने में मदद करता है। मैचिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैचिंग कंसेप्ट कहा कि मिलान अवधारणा का पालन करने से कौन सा लाभ नहीं है, तो बोला वास्तविक लाभ या हानि का निर्धारण करने में मदद करता है। मैचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जिस अवधि का हम लाभ या हानि निकालना चाहते हैं उस अवधि हमने खर्चा कितना किया और वहां से कमाई कितनी हुई, तो दोनों को मैच करेंगे तभी हमारा क्या होगा? लाभ या हानि का निर्धारण होगा। तो ये तो बिल्कुल लाभ है भाई, कौन सा लाभ नहीं है ये पूछ रहा है? ये तो लाभ है। यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित खर्च उनके संबंधित राजस्व से मेल खाते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए कि यहां पर वो देखना है कि वही खर्चे हमको लेने हैं जिससे हमको राजस्व आ रहा है। मान लीजिए कि हम पेन बेच रहे हैं, तो पेन बेचने में जो इन्वेस्ट किया है वही हमको मिलाना है, नहीं कॉपी बनाने में जो इन्वेस्ट किया उसको नहीं देखना हमको, क्योंकि तो इसीलिए बोला कि यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित खर्च उनके संबंधित राजस्व से क्या करते हैं? मेल खाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी बी ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल ठीक है। यह विभिन्न लेखांकन अवधियों में प्रदर्शन की बेहतर तुलना की अनुमति देता है। अब मैचिंग कंसेप्ट को देखकर क्या करते हैं? मैचिंग कंसेप्ट देखने पर ही पता चलेगा कि पिछले ईयर में हमारा पर्टिकुलर खर्च कितना था और पर्टिकुलर इनकम कितना है, उससे हमने लाभ कमाया हानि कमाई, फिर इस साल क्या हुआ, उससे पिछले साल क्या था, इसमें तो 2 साल पहले क्या था, तो इससे क्या होगी? तुलना कर सकते हैं, कंपेरेबिलिटी करने में आपको आसानी होगी। अगर मैचिंग कंसेप्ट नहीं होगा तो हम ये पता ही नहीं कर सकते कि मान लीजिए हम पेन अगर हम बना रहे हैं तो पेन बनाने में खर्च कितना कर रहे हैं और वहां से पेन बेच करके हमको इनकम कितना आ रहा है, पेन बेचने पर खर्च कितना हो रहा है, पेन बेचने पर हमें इनकम कितना आ रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। नहीं, अब फिर वहां पर हम तुलना कर पाएंगे कि 2021 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, और इसी से हम अनुमान लगाते हैं 25 का कि 25 में इतना खर्च भी होगा और इतना हमें इनकम वहां से आएगा, तभी तो हम बजट बना पाते हैं ना। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पिछले का आंसर वो हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो अभी तक जितने देखेंगे लगभग नन ऑफ द अबव कितने हैं क्वेश्चंस का? पहले क्वेश्चन का भी वही आया था, लास्ट क्वेश्चन का इस चैप्टर के मतलब इस पेज का वही आया, 76 का भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर ये वाउचर से क्वेश्चन है, वाउचिंग से नहीं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला चैप्टर क्या जोड़ेंगे? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जोड़े, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन था। प्रिंसिपल से 3 क्वेश्चन हो गया ना, अब प्रिंसिपल से कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए। प्रिंसिपल से 3, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से 2, और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से कितने? मतलब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से एक ही होगा ना, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से 2, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से 1, और इससे प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 3, तो टोटल 6 क्वेश्चन हुए ना। अभी तक 6 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, 6 हो गया, 6 का हिसाब। चलिए, खराब सामान के लिए ग्राहक को दिए गए भत्ते को रिकॉर्ड करने के लिए किस स्रोत दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? ये किसका है? वाउचिंग का। लिखिएगा वाउचिंग, लिख दीजिएगा वाउचिंग। ये चैप्टर कौन सी है? वाउचिंग का। ठीक है, अब खराब सामान के लिए ग्राहक को क्या कर रहे हैं? भत्ते का रिकॉर्ड दे रहे हैं, मतलब हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं, इस चीज का एक साक्ष्य उसको दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? कैश मेमो कहेंगे। अब इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि
यहाँ पर इंग्लिश में आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो आपको हम बहुत इजीली पढ़ाए हैं। अब वहीं उसका परिकलन पत्र, तो कॉमन पत्र, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर दिया आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और कैश मेमो। कैश मेमो कब जरूरत होती है? कैश का लेन देन लिखवाया हुआ है मैंने कि कैश मेमो कब उपयोग किया जाता है, डेबिट नोट क्या है उसका उपयोग कब किया जाता है, क्रेडिट नोट क्या है उसका उपयोग कब किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि मान लीजिए हमने सामान खरीदा और मुझे सामान वापस करना है, तो मैं अपने एंड से क्या जनरेट करूंगा? डेबिट नोट। और ये किसको जाएंगी? सेलर को जाएंगे। नहीं, जैसे आप जैसे अमेजन से सामान खरीदते हैं तो वो क्या करता है आपके एंड पर, जैसे आप रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो एक डेबिट नोट का पीडीएफ आपके पास आ जाता है मेल पर जरूर कि आप ये सामान क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। और वही एक डेबिट नोट किसको भेज देता है? वो जो पिकअप करने आता है। देखेंगे उसका पिकअप में हाथ में रहता है कि ये सामान लेना है, इस स्थिति में लेना है। अगर उसमें आप लिखवा देते कि ब्रोकन था, डैमेज था, वो कुछ नहीं पूछता, सीधे लेता चला जाता है। लेकिन अगर उसमें नहीं लिखा हुआ, बोलता है कि नहीं सामान सुरक्षित है और आप तोड़ के दो, तो ले लेगा वो? नहीं, क्योंकि डेबिट नोट में जो डिस्क्रिप्शन रहेंगी उसको अनुमति है उसी स्थिति में सामान क्या करना है आपसे लेना है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? फिर डेबिट नोट आपने बनाई, वहां जब सामान पहुंच जाता है तो वो क्या करता है? एक आपको क्रेडिट नोट जारी करता है कि आपका पैसा हम, मान लीजिए अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया, यूपीआई से, ठीक है, या कैश में भी किया है तभी तो बैंक में ही ट्रांसफर करेगा वो कि फलाने बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूं, या किस बैंक में ट्रांसफर करूं आप उसकी अनुमति दीजिए। आप उस वहां पर बैंक अकाउंट ऐड करते हैं और आपको पैसा मिल जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? क्रेडिट नोट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? क्रेडिट नोट। तो मतलब जो ग्राहक को भत्ते का रिकॉर्ड दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट करते हैं। जब ग्राहक सेलर के पास सामान के साथ वो पहुंचाता है तो उसको क्या कहते हैं? डेबिट नोट करते हैं। तो वाउचिंग से क्वेश्चन आ गया, लिख लिए ना? चलिए, among these transaction which transaction will have no impact on stakeholders equity? अब ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? अकाउंटिंग इक्वेशन का। लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण एक चैप्टर है आपके क्लास 11 में। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जहां पर इक्विटी नहीं, नो इंपैक्ट ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी मतलब समता, पूंजी जिसको कहते हैं आप। इस लेन देन का स्टॉक धारकों की समता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉक धारक मतलब जो अलग अलग वहां पर मालिक हैं उनके हाथ में जितनी उसकी क्या है कैपिटल, जिन्होंने जितना दिया है, जैसे 1 लाख टोटल कैपिटल है तो आपने 10,000 दिया, मैंने 20,000 दिया, किसी ने 30,000 दिया, किसी ने 40,000 दिया, तो ये सारा मिला करके। तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? शुद्ध घाटा होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे ही घाटा होगा तो हमारी कैपिटल उस रेशियो में घट जाएगी, प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगी। फिर है अंशधारकों द्वारा नकदी का निवेश। मान लीजिए हम पहले 10,000 लगाए थे, फिर हम 1,000 लगा दिए, तो समता में चेंज दिखेगा ना, इंपैक्ट दिखेगा। इंपैक्ट मतलब चेंज। चेंज दोनों हो सकती है, चेंज दोनों होती है, निगेटिव और पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज कब होगी? जब मान लीजिए निवेश करेंगे तो पॉजिटिव चेंज होगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए घाटा होगा तो चेंज निगेटिव होगी, क्या हो जाएगा? घट जाएगा हमारा। और अंश धारकों को लाभांश दिया था, तो लाभांश देंगे तो क्या होगी? इंपैक्ट दिखेगा ना, क्या होगी? बढ़ जाएगी उसकी। तो तीनों ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पर इस लेन देन के तहत स्टॉक धारकों के समता पर प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसलिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगी? उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगी आंसर? नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इस तरह से अगर प्रश्न को पढ़ के सॉल्व करें ना, यही नहीं पढ़ते हैं वहां पर एग्जाम, क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है, हड़बड़ाहट रहती है, मन में घबराहट रहता है कि भैया घबराहट सफलता के लिए काम नहीं करनी है, कभी काम करनी है, बस सफलता अपने आप आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई राशि को जमा किया जाना चाहिए। मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय किसके द्वारा? ओनर को किस कहां जमा करना चाहिए? दे खाता, पूंजी, नकद, किसमें? पूंजी में। कि जैसे ये क्या हो गया? जर्नल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं लिखिए जर्नल। जैसे लिखते हैं कि व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख के साथ, तो क्या एंट्री करते हैं? क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जमा पूछ रहा है ना, तो क्रेडिट मतलब जमा। जमा किस पक्ष को कर रहे हैं? कैपिटल पक्ष को। अभी इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस पक्ष को नाम किया जाता है, तो क्या हो जाता है ना? कैश। कैश पक्ष को नाम किया जाता है और कैपिटल पक्ष को क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। किसका क्वेश्चन है? जर्नल का। लिख लीजिए जर्नल से क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन से एक लिखिए ना, हाँ लिखते जाइए, जर्नल से एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 2, खाता बही किससे क्वेश्चन है? लेजर से ना। खाता बही एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें शामिल है केवल वास्तविक खाते, केवल व्यक्तिगत खाते, नाम मात्र खाते, उपयुक्त में से एक से अधिक। खाता बही में कौन सा है? खाता बही में कौन आती है? अब इसमें एक बार हमको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। ओके, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ दैट कंटेन रियल अकाउंट्स ओनली, पर्सनल अकाउंट्स ओनली और ऑल अकाउंट्स। यहां पर ऑप्शन में गड़बड़ी है, देख लीजिए थोड़ी सी, है ना। नाम मात्र खाते यहां पर दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ ऑल अकाउंट्स। इसीलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कह रहा हूं प्रश्न को पढ़ने के लिए, ऑप्शंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होती है हिंदी में उसका मीनिंग बड़ा चेंज हो जाता है। अब अगर हिंदी से कोई इस प्रश्न को करेगा तो बिल्कुल गलत करेगा, लेकिन हाँ हाँ जैसे ही समझ में नहीं आया, जैसे कंफ्यूजन होने लगे, तो कंफ्यूजन होने लगे तो सोचना नहीं है, एक बार पहले प्रश्न को रिपीट करना है। मतलब अगर हिंदी में पढ़ रहे थे तो इंग्लिश में जाना है, और इंग्लिश में पढ़ रहे थे तो हिंदी में आना है। अब यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन नंबर सी में आएंगे, यहाँ पर तो क्या दिखेगा पता है कि यहाँ पर दिया हुआ ऑल अकाउंट्स। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ऑल अकाउंट्स दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये इंग्लिश में पढ़ा तब हमने जाना, अगर हिंदी में पढ़े थे तो ये भी ऑप्शन गलत रहता है, क्योंकि खाता बही में नॉमिनल अकाउंट भी आएगा, खाता बही में रियल अकाउंट भी आएगा, खाता बही में आपका पर्सनल अकाउंट भी आएगा, रियल पर्सनल नॉमिनल सब आएगा। आंसर हो जाएगा ऑल अकाउंट। इसीलिए मैं कहता हूं इंग्लिश हिंदी में जरूर पढ़िएगा, इसको एकदम दिमाग को एकदम बिल्कुल क्लियर कि प्रश्न जब भी आएगा इंग्लिश में भी पढ़ना है और हिंदी में भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लेजर से क्वेश्चन हो गया एक। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, ये भी लेजर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए इसमें कॉमा करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसको दिखाया जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड को दिखाया जाएगा, कैश रिसीव्ड को दिखाया जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस को दिखाया जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्रेडिट साइड में किसको दिखाया जाएगा ये पूछ रहा है? डिस्काउंट रिसीव्ड को। अब डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट साइड में क्यों दिखाएंगे? कि ये जो दोनों डिस्काउंट रिसीव्ड और एक है कैश रिसीव्ड, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड में किसको दिखाएंगे? ठीक है, कैश रिसीव को दिखाएंगे, रेंट एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, या डिस्काउंट रिसीव को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी कर क्रिएट करा दी, हिंदी में पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तल इसका निम्नलिखित में कौन सी मद खाता बही के क्रेडिट पक्ष पर दिखाई देगी? क्रेडिट पक्ष पर कौन दिखाई देगी? खाता मद के क्रेडिट पक्ष पर कौन दिखाई देगी? तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हम एंट्री करके बताते हैं। अभी आपने कहा कि कैपिटल व्यवसाय प्रारंभ किया, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करेंगे एंट्री, यस और नो? ठीक है, अब इससे क्या बनाएंगे हम? इससे लेजर बनाने जाएंगे, क्योंकि सारे अकाउंट्स को वहां पर फिर अलग अलग किया जाता है। तो जब हम लेजर बनाने जाएंगे तो एक लेजर इस एंट्री से क्या बनेगी? कैश अकाउंट की बनेगी, नहीं किसकी बनेगी? कैश अकाउंट की बनेगी। तो अब कैश अकाउंट की हम कैश अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं, तो क्या देखते हैं यहाँ पर इस तरह से रहता है, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। ठीक है, फिर रहता है डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट अमाउंट। अब कैश अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि उससे संबंधित पक्ष को देखना है। तो इस एंट्री में कैश क्या है? कैश क्या है? डेबिट है। तो इसको कहां पर लिखना होगा? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? कैपिटल को डेबिट साइड में लिखेंगे ना। हाँ, देखिए हाँ, एक मिनट यहाँ पर कंफ्यूजन मत करिए, देखिए फिर से सुनिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, ये एंट्री मैंने आपको बना कर दी। इससे कहा कि आप इससे लेजर तैयार करिए। तो लेजर दो ही लेजर जब बनेगा तो उसमें दो अकाउंट्स खोले जाएंगे। पहला अकाउंट खोला जाएगा क्या? कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट खोला जाएगा क्या? कैपिटल अकाउंट। तो अब हम जिसका अकाउंट्स खोल रहे हैं, अब उसको देखना है कि वो क्या किया गया, वो डेबिट किया गया है, क्रेडिट किया गया है। अगर वो डेबिट किया गया है जर्नल एंट्री में, तो उससे संबंधित पक्ष को नहीं, डेबिट पक्ष है ना, उससे टू की जरूरत नहीं है ना, टू और बाई की वहां पर जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, तो कैश का लेजर हम बनाने जा रहे हैं, कैश अकाउंट की लेजर हम बना रहे हैं।
तो उससे संबंध कैश, यहाँ पर कैश को क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, तो उससे संबंधित पक्ष को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। हाँ, और अगर कैश को क्रेडिट किया गया होता तो उससे संबंधित पक्ष को क्रेडिट करते। ठीक है, नहीं? अब वही चीज वहां भी हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसीलिए हम क्या करें, उसको जमा पक्ष में लिख रहे हैं। आप समझे, है कि नहीं? जर्नल जब उल्टा के देखेंगे तो ये चीज है वहां पर, जर्नल और डिस है, ये बिल्कुल बेसिक सी सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, छूट प्राप्त हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड। नहीं, अब जैसे मान लीजिए आपने कैश का किसी को भुगतान किया तभी डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने मान लीजिए परचेज किया था, परचेज आप कैश से कर दो तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्योंकि मान लीजिए 10,000 का सामान आपने खरीदा तो आपको कहा कि सर 9,000 ही दीजिए, 1,000 डिस्काउंट रिसीव, तो वहां पर टू डिस्काउंट रिसीव को क्या किया आपने, जमा पक्ष में लिखा है। तो अब मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, जब मान लीजिए कि एंट्री वहां पर लेजर में ट्रांसफर करने जाएंगे तो उसको कहां ले जाएंगे, जमा पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव क्या है हमारे लिए, इनकम है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा 81 का, छूट प्राप्त हुई। 81 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए तलपट से यार, अब किससे, ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन है ना। तो 2 क्वेश्चन लेजर से आ गया, जर्नल से एक क्वेश्चन और ट्रायल बैलेंस से। अगला चैप्टर का नाम लिखिएगा ट्रायल बैलेंस, और ये सारा किसका चल रहा है अभी तक, सिर्फ 11th ही चल रहा है अभी। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कहता है तलपट तैयार करने का उद्देश्य क्या है, बही खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए, लेखांकन अवधि के लिए लाभ या हानि का निर्धारण करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। अच्छा, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए हम तलपट तैयार करेंगे, हमारा वित्तीय स्थिति कैसा है उसको निर्धारित करने के लिए, उसको जानने के लिए क्या करना है, हमको बैलेंस शीट तैयार करना है कि हमारा संपत्ति कितना है, हमारा दायित्व कितना है। क्योंकि हमारे संपत्ति और दायित्व से ही निर्धारित होता है क्या, कि हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है। नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बैलेंस शीट का पार्ट है। तो तलपट तैयार करने का उद्देश्य होता है केवल डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष के योग निकालना, कि जितने सारे अकाउंट्स लेजर में खोले गए उन सभी अकाउंट्स के डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर होना चाहिए। तो हम क्या पता ना लगाना चाहते हैं, बही खातों की अंक गणितीय शुद्धता, उसका न्यूमेरिकल, जो उसकी जो न्यूमेरिक्स है, उसका जो योग है, योग है वो क्या है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बही खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ही हम क्या करते हैं, तलपट तैयार करते हैं। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। 82 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। और ये किसका था, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अशुद्धि तलपट में अंतर का कारण नहीं बनेगी। नहीं, अब तलपट में क्या हो, मतलब अंतर आ रहा है, नहीं तलपट में क्या हो रही है, अंतर आ रही है। डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है, तो बोला कि अगर तलपट में अंतर आ रहा है तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो वहां पर 3 गलती दिखाई गई, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, मोर देन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अगर मान लीजिए कि हमने प्रिंसिपल में गलती कर दी, ठीक है, मतलब सिद्धांत को ही हमने त्याग दिया, तब भी अंकगणितीय गलती हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि डेबिट के बदले कहां लिख दिए होंगे, क्रेडिट में लिख दिए होंगे। अगर हमने एरर ऑफ ओमिशन, कोई चीज छोड़ ही दिया है, तो 2 यहां पर आंसर हो जाएंगी। कंपनसेटिंग एरर की वजह से अंकगणितीय अंतर नहीं आती है। अब यहां पर ट्रायल बैलेंस का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब वहां पर आपको गौर करनी है कि कौन कौन सी अशुद्धि आती है तलपट तैयार करने समय, कौन कौन सी अशुद्धि होती है लोगों से, और उस अशुद्धि का से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या उस अशुद्धि से दोनों अकाउंट्स मैच नहीं करेंगे, क्या उस अशुद्धि से क्या और होने वाला है, इसकी क्या करना, इसकी बात करनी है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोर देन वन ऑफ द अबव। एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन के कारण क्या होंगी, सॉरी नॉट अ कॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर नॉट अ कॉज ऑफ डिसएग्रीड ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा और एरर ऑफ क्या हो जाएंगे, ओमिशन, सॉरी हाँ प्रिंसिपल जैसी गलती होगी तो वो तो अंकगणितीय गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है क्रेडिट के पक्ष में क्या हमने डेबिट पक्ष में लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ ओमिशन।
देखिए छूट गया एंट्री तब ठीक रहता है, क्योंकि दोनों पक्ष छूट गया ना, डेबिट पक्ष भी छूटा, क्रेडिट पक्ष भी छूटा, लेकिन प्रिंसिपल गलती हो गई, जिसको क्रेडिट करना चाहिए उसको डेबिट, डेबिट करना चाहिए क्रेडिट, कि छूट गया तो अंतर होगा। प्रिंसिपल कब होगी? देखिए यहां पर एरर जब पढ़ने हैं ना, वहां पर नहीं नहीं वो नहीं, देखिए अब एरर जो होती है ना वहां पर, देखिए दो हो क्या होता है, इसने एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा, इस सिद्धांत की गलती हुई, ठीक है, और कोई चीज छूट गया, छूट गया अगर होगा मान लीजिए तो दोनों छूट गया होगा, नहीं छूटा अगर होगा तो दोनों छूटा होगा ना। यहाँ पर देखिए हिंदी में देखिए ना उसको पढ़ करके, अभिलेखन अशुद्धि, सिद्धांत की अशुद्धि, क्षतिपूर्ति अशुद्धि, ठीक है, छूटा होगा तो दोनों छूटा होगा। अगर डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष छूट जाए, मतलब एंट्री ही नहीं मारे दोनों पक्ष, तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, दोनों पक्ष गया। लेकिन अगर प्रिंसिपल में गलती कर दी या कंपनसेटिंग एरर कर दी, नॉट अ कॉज, क्या बोल रहा है कि कौन सा अशुद्धि तलपट में अंतर का कारण नहीं बनेगी, तलपट में अंतर, तो तलपट में अंतर का कारण एक ही चीज बनती है, कोई चीज क्या है, प्रिंसिपल में गलती हो गई, नहीं ठीक है, छूट गया तो कोई बात नहीं, कंपनसेटिंग एरर था तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जितनी भी एरर है उसको ध्यान से पढ़ना है कि एरर कौन कौन से है और उसके कौन से कॉज बनेंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 83 का मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर इज ये डी, ठीक है। फिर तलपट से क्वेश्चन, तलपट से कितने क्वेश्चन हो गए अभी, इसका मिला करके 3 हो गए ना, हाँ टिक करते रहिएगा, छूटना नहीं चाहिए। ट्रायल बैलेंस अभी तक कितने आए थे, नहीं 2 हो गया ना, एक फिर एक और फिर एक ना, ये तीसरा क्वेश्चन है। यदि तलपट के दोनों पक्ष मेल नहीं खाते हैं तो कौन सा खाता खोला जाता है, सस्पेंस, व्यक्तिगत, वास्तविक, भाई सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। बहुत बार हम मैच किए, नहीं मिल रहा तो क्या कर दे, लास्ट में सस्पेंस अकाउंट में लगकर उतना छोड़ देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 84 का ए हो जाएगा, 84 का ए, उच्चंती खाता, इसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। चलिए अगला चैप्टर का नाम लिखिएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि अगला क्वेश्चन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का है। बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय कौन कौन से मत पे विचार नहीं किया जाता है, ये नहीं पूछा कौन कौन से मत पे विचार किया जाता है, कौन कौन से मत पे विचार नहीं किया जाता है, ठीक है। लिखा है चेक जमा हो गए हैं लेकिन अभी तक बैंक द्वारा आकलित नहीं किए गए हैं, चेक तो हमने जमा कर दिया लेकिन बैंक ने उस पर कोई भी उसको आकलन नहीं किया है, तो फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में इस पर तो विचार किया जाएगा, क्योंकि वो फ्लक्चुएट दिखेगा। हमने बैंक को दे दिया तो हम तो लिख देंगे कि बैंक को पहुंचा दिए हैं, लेकिन उसने आकलन नहीं किया तो बैंक में तो वो चीज नहीं दिखेगा हमको। निवेश पर ब्याज, और दूसरा है ग्राहकों द्वारा सीधा जमा, बोला कौन सा मत पर विचार नहीं किया जाता है, भाई ग्राहक द्वारा सीधे जमा कर दिया, मतलब ग्राहक हमको कहा नहीं, सीधे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया जाकर, तो बैंक में दिखेगा 1 लाख, हमारे कैश बुक में क्या है 10,000 रुपया है, इस पर तो विचार करना होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। मान लीजिए कि हमने चेक जमा कर दिया है लेकिन उसने आकलित नहीं किया है, ठीक है। दूसरा है निवेश पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर ब्याज है ना, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उस किस मत पर विचार नहीं किया। अब इंटरेस्ट कहीं से मिलना था, ठीक है, तो कौन सा बोल रहा है किस बैंक से किस मत पर विचार नहीं किया था, भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, और हमको भी पता है कि हमें उतना इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। हाँ यही होगा कि वो मिलेगा 31 तारीख को, हम ये सकते 30 तारीख को लिख लें, ऊपर नीचे करे, लेकिन इस पर विचार तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो तो क्रेडिट होना ही होना है। क्योंकि अगर मान लें किसी को हमने उधार दिया है तो हमको तो पता है ना कि ब्याज मिलेगा, चाहे 30 को मिले, 31 को मिले, 1 को मिले, ब्याज मिलेगा, तो हम लिख देते हैं। लेकिन सीधे कोई हमारे अकाउंट में जाकर 10 लाख रख दिया, उसके बाद बिल्कुल जमा नहीं, पता नहीं है, नहीं किस मतलब विचार नहीं किया जाता है। तो हाँ निवेश पर ब्याज, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, बाकी सारे पर विचार किया जाता है ना, कि विचार में कतना जो चीज बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे पास नहीं है, या हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंक के पास नहीं, उसी चीज पर विचार किया जाता है ना। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पता है ना कि यहाँ से हमें इतनी आएंगी, तो ये तो हम दोनों को पता है, तो जो दोनों चीज दोनों को पता है, चाहे बैंक को या हमको, दोनों को पता है, उस पर विचार करने की क्या जरूरत है। बैंक समाधान विवरण में उस चीजों विचार करते हैं जो या तो बैंक के पास है मेरे पास नहीं है, ये जो मेरे आंकड़ा मेरे पास है बैंक के पास नहीं है, या जो बैंक के पास आंकड़ा है मेरे पास नहीं है, दोनों के फ्लक्चुएटिंग को बराबर किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्राहक को सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 85 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 86 बैंक समाधान विवरण, दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से दूसरा क्वेश्चन आ गया।
पासबुक का एक हिस्सा ग्राहकों द्वारा तैयार किया गया विवरण, बैंक द्वारा तैयार किया गया विवरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बैंक समाधान विवरण क्या क्या होता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ द पासबुक स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द कस्टमर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? ग्राहक या बैंक? ग्राहक ही बनाता है ना। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय अ कस्टमर। कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है कि हमारा कैश बुक और हमारा पासबुक दोनों मैच है या नहीं है। ठीक है, हम जो अपने कैश बुक में बैंक बैलेंस दिखा रहे हैं या हमारा पासबुक जो बैंक बैलेंस दिखा रहा है, दोनों बराबर है या नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 86 का क्या हो जाएगा? बी। अब बोल रहा है फेवरेबल बैलेंस मींस, फेवरेबल बैलेंस किसको कहेंगे? है ना। अब जैसे ही शेष की बात होगी तो ये सीधा कहां चला जाएगा? लेजर में ही आ जाएगा ना डायरेक्ट। ये लेजर में एक क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए, एक टिक और कर दीजिए लेजर में ही। लेजर से अभी तक कितने हो गए हमको लगता है? 2 3, तीसरा है फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस ऑन द कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या फेवरेबल है या नहीं है? अच्छा, कैश का दो दो बनते हैं, या तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? हमारे पास जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, तो जितना जमा हो जा रहा है फेवरेबल ही है ना। और डेबिट मतलब कितना होता है? निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो अनफेवरेबल हो जाएगा। तो ये तो हमारा है बिल्कुल। क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, ये भी ठीक है। उसके बाद है डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक। ना 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 ना, ये अनफेवरेबल है, ये कोई नहीं चाहता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये दोनों के कारण। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में जितना क्रेडिट दिखाएंगे फेवरेबल ही है ना, कि डेबिट दिखेंगे तो फेवरेबल है? फेवरेबल अच्छा, अनुकूल। एक होता है अनफेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल मतलब जो व्यापार के हित में हो, अनुकूल चल रहा हो। तो व्यापार के अनुकूल मतलब क्या? जब कैश का क्रेडिट बैलेंस है तब, ना कि डेबिट बैलेंस। ठीक है, जितना ज्यादा हमारा अच्छा स्थिर रहेगा। तो ये भी क्या आ जाएगा? लेजर में ही आ जाएगा। चलिए अब एक ही बात बाकी था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिखिए नया चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी टू ऑल इंटरप्राइजेस, कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इंटरप्राइजेस हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़ मोर देन ऑफ द अबव। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो पढ़ेंगे तो मैंने वहां पर शर्तें बताई थी किस किस कंपनी को फॉलो करना जरूरी था। तो कहा कि वह कंपनियां जिसका टर्नओवर क्या हो, 50 करोड़ से ज्यादा हो। वही कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। ठीक है, फिर बाद में आ गया कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेंगे? सबको फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव। 88 का क्या हो जाएगा? डी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? क्या ऐसा रीजन है? फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन? अचल संपत्ति पर मूल्य ह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है? संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य को कम करने के लिए, संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी को रिकॉर्ड करने के लिए, संपत्ति की टूट फूट को क्या करने के लिए? रिकॉर्ड करने के लिए। नहीं, क्या पर्पस है हमारा? नहीं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग? मूल्य ह्रास का प्रावधान, प्रावधान बोल रहा है। मूल्य ह्रास का प्रावधान करने के का उद्देश्य क्या है? संपत्ति की पुस्तकीय मूल्य को कम करने के लिए नहीं भाई। हम क्यों पुस्तकीय मूल्य को कम करेंगे? कोई चाहता है कि हम पुस्तकीय मूल्य को कम करें? नहीं। तो प्रावधान करने के पीछे बोला अचल संपत्ति को मूल्य ह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है ना? व्हाट इज द पर्पस? उसका मूल्य उद्देश्य का प्रावधान करने का क्या उद्देश्य है? आंसर क्या होना चाहिए? बी और सी। संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी को रिकॉर्ड करने के लिए। इसका इसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं, अचल संपत्ति मूल्य ह्रास का प्रावधान बोल रहा है ये। पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डिप्रिसिएशन क्यों करते हैं? देखिए, दो ही होगा, संपत्ति की टूट फूट या संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी। डिप्रिसिएशन क्यों? मतलब संपत्ति या तो बाजार मूल्य कम हो जाता है या नहीं तो क्या हो जाता है उसके बाद, या नहीं तो टूट फूट। मान लो थोड़ा सा उसमें कुछ क्षति आ गई, कुछ स्क्रैच लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, ये डिप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट है। निम्नलिखित में कौन सा मूल्य ह्रास का कारण नहीं है?
मूल्यह्रास का कारण नहीं है। मूल्यह्रास का कारण बोला समय का प्रभाव, समय बढ़ता बीता चला जाता है। मान लीजिए 5 साल खरीदे हो गया कोई सामान का, तो क्या उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? और डिप्रिसिएशन क्यों लगा? क्योंकि समय बीतता चला गया। तो समय का प्रभाव भी मूल्यह्रास का कारण बनता है। भौतिक कारक, टूट फूट गया, स्क्रैच लग गया, तभी बनेगा। क्षय हो गई तभी बनेगा। नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से नहीं, कौन सा कारण नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कारण नहीं है? मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे डिप्रिसिएशन के कारण है। 2 क्वेश्चन डिप्रिसिएशन भी आ गए। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन उसी से है। यदि किसी परिसंपत्ति का स्क्रैप मूल्य उसके बुक वैल्यू से अधिक है तो उस वर्ष के लिए मूल्यह्रास क्या होगा? किसी परिसंपत्ति का स्क्रैप वैल्यू जो है उसके बुक वैल्यू से बिल्कुल अधिक है, तो उस वर्ष के लिए मूल्यह्रास क्या होगा? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, क्या होगा? एक बार 91 इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जैसे कंफ्यूजन 90। इफ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट इज हायर देन इट्स बुक वैल्यू, मान लीजिए बुक वैल्यू कितना है उसका? 100 रुपया है और स्क्रैप वैल्यू कितना है? 110 रुपया। तो क्या यहां पर डिप्रिसिएशन हुई क्या? भाई कोई चीज 100 में खरीदे और आज वो 110 में बिक रहा है, मतलब डिप्रिसिएशन हुआ ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जमीन, क्योंकि यहां पर डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है, यहां पर क्या हुआ है? एप्रिसिएशन हुआ है ना भाई। एप्रिसिएशन के कारण ही, किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने के कारण ही तो उसका पुस्तक मूल्य कुछ अलग होगा और उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ अलग होगा, क्योंकि वो कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन को। ऐसे स्क्रैप बोला ना तो लोग दिमाग में कंफ्यूजन से आ जाएगा। स्क्रैप वैल्यू से मतलब, स्क्रैप वैल्यू का मतलब जो हम बेचने जा रहे हैं, अभी हमने खरीदा 5 साल बाद बेचने जा रहे हैं, तो उस टाइम 5 साल पहले खरीदा था 100 रुपए में, मान लो 2020 में, और आज 25 में बेचने जा रहे हैं कितने? 110 में। ठीक है, तो बोला कि स्क्रैप वैल्यू का दाम ज्यादा है बुक वैल्यू से। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन कुछ था ही नहीं, तो डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पर क्या थी? एप्रिसिएशन, क्योंकि एप्रिसिएशन के कारण ही किसी भी वस्तु का स्क्रैप वैल्यू उसके बुक वैल्यू से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? यहां तक क्या हो जाएगा? यहां पर डिप्रिसिएशन क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगे। पॉजिटिव नहीं होगी, नहीं नेगेटिव होगी, 0 होगा। ठीक है, हाँ हाँ नेगेटिव है, तभी डिप्रिसिएशन ना। 91 का हो गया। डिप्रिसिएशन से 3 क्वेश्चन लगातार। चलिए, लोअर द डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब ये किसे है? अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन है। बोला लोअर द डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट और इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं? डेब्ट बटे इक्विटी, इक्विटी बटे डेब्ट, इक्विटी बटे डेब्ट ना, नहीं, डेब्ट इक्विटी रेशियो लोअर है, कम है, नहीं तो इसका क्या? लोअर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर इफ डज नॉट अफेक्ट द क्रेडिटर्स। अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? लोअर है, तो जो लेनदार है, मतलब वो लेनदार क्या समझेगा? मान लीजिए हमारे पास डेब्ट कम है, इक्विटी ज्यादा है, तो लेनदार क्या समझेगा? कि मेरा पैसा ये चुका देगा ही, क्योंकि इसके पास उधारी कम है, मतलब डेब्ट मतलब ऋण, ऋण पत्र कम है और अंश पूंजी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? हायर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स। लेकिन वही डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, मतलब इक्विटी है 100 और डेब्ट है आपका 200, तो क्रेडिटर्स सोचेगा कि भाई पैसा दे कि नहीं दे, और जो दे भी दिया है वो भी सोचने लगेगा कि जल्दी से जल्दी से पैसा ले लेना है, नहीं तो कभी भी डुबा देगा, कभी भी क्या करेगा? ये डुबा देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नहीं, हायर द प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर्स। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन, हायर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज बी। और अगर डेब्ट इक्विटी हायर रहता, लोअर डेब्ट का मतलब, लोअर डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या? हमारे पास डेब्ट कम है, इक्विटी ज्यादा है, इसीलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हुआ? लोअर है। नहीं, इक्विटी, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोअर द डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब देखिए यहाँ पर, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है? सोच सुनिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो खेला है ना। ठीक है, इक्विटी कितना है? इक्विटी वाला 100 और डेब्ट हमारा क्या है? 200।
ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, डेब्ट बटे इक्विटी। डेब्ट कितना था हमारा, 200 था, और इक्विटी कितना था हमारा, 100 था, तो रेशियो क्या निकलेगा, 2:1। या अगर इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 निकलेगा, नहीं मोटा मोटा। और यही चीज को हम चेंज कर देते, इक्विटी 200, अब डेब्ट 100। अब जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100/200, अब कितना हो जाएगा, 0.5। कितना हो जाएगा, 0.5। तो पहले स्थिति में क्या था, आया था 2, और दूसरी स्थिति में क्या आया था, 0.5। तो अगर मान लीजिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कम है, मतलब क्रेडिटर्स क्या, मतलब लेनदार क्या समझ रहा है, बाहर वाला व्यक्ति जिससे पैसा हम लिए हैं या जिसे सामान खरीद के लाया, वो समझ रहा है कि भैया इसके पास 100 का तो भाई डेब्ट है, उधारी तो कम में है, ऋण पत्र कम है, क्षमता बहुत ज्यादा है, कितना भी डूबेगा तो भाई हमको हमारा तो सध ही जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम बहुत ज्यादा डूब गए तो क्या करेंगे, इस 200 में से निकाल के 100 कर देंगे, पहले पेमेंट कर देंगे, जा 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 भाग 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 जल्दी, और जो बचेगा वो क्रेडिटर्स को दे करके समझ जाएंगे, तो हायर प्रोटेक्शन होता है, क्रेडिटर्स हाथ जाएगा ना। और जैसे ही बढ़ गया है तो बोलेगा कि भैया ये तो पहले 200 लेके रखा हुआ है, मेरा 250 अलग लेके रखा है, इसके पास है ही अपना खुद का 100 है, तो ये तो मेरा तो बिल्कुल सधा नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, लोअर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स, आंसर इज ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नहीं यहां पर आंसर हो जाएगा बी, लेकिन अगर क्योंकि ये लोअर है, अगर डेब्ट इक्विटी लोअर है तो प्रोटेक्शन हायर होगा, और अगर ये हायर है तो ये क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। बात समझ गए, हाँ, क्योंकि डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला आता है डेब्ट बटे इक्विटी, नहीं डेब्ट बटे इक्विटी। चलिए आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 93, ये किस अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन आ गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जो प्रोविजन होते हैं, प्रावधान, उसका क्या महत्व है, वो हम क्यों करते हैं, इंक्रीज शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब अंशधारियों की पूंजी में वृद्धि करने के लिए करते हैं, ज्ञात देनदारी को कवर करता है, भविष्य के लिए लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। हम क्यों करते हैं, प्रावधान इसलिए करते हैं कि जो चीज हमको ज्ञात है कि भैया ऐसा लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं, उस चीज को कवर करने के लिए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। लेखांकन प्रावधान क्यों की जाती है, प्रावधान इसलिए की जाती है ताकि हम जो हमारे पास देनदारी ज्ञात है उसको कवर कर सके आगे चल में, उससे कभी भी अंशधारी की पूंजी वृद्धि नहीं होगी, भविष्य के लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक ही जो की हो जाएगा, ज्ञात देनदारियों को कवर करना, आंसर इज बी। ये लेखांकन की विशेषता से कर सकते हैं, नहीं एक में है प्रोविजन सरप्लस, एक क्वेश्चन है आयोजन संचय, इस उस चैप्टर का नाम लिखिए, प्रोविजन संचय आयोजन संचय करके एक चैप्टर है, 11th या 11th में ही है, 12th में नहीं 11th में ही है, उस चैप्टर से लिया गया है, किसी चैप्टर को नहीं छोड़ा है। अभी तक कितने चैप्टर हो गए तब तक का, 13 चैप्टर अभी तक लिख लिए हैं आप, सोचिए लगभग लगभग पूरा कवर हो रहा है। लेखांकन में संचय उसी चैप्टर का है, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रोविजन रिजर्व सरप्लस एक चैप्टर है अलग से, हाँ। लेखांकन में संचय बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, संचय क्यों बनाते, रिजर्व क्यों बनाते हैं, तो बोला था अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए, शेयर धारकों को लाभांश वितरित करने के लिए, विस्तार परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए। तो रिजर्व हम क्यों बनाते हैं, रिजर्व इसलिए बनाते हैं 2 चीज के लिए, कभी भी लाभांश वितरित करने के लिए क्या किया जाता है, रिजर्व नहीं बनाया जाता है, रिजर्व 2 बनाते हैं, विस्तार परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए। तो मान लीजिए हम 100 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 100 रुपए में से क्या करो, 80 रुपए लाभांश के रूप में बांट दो, और 20 रुपए क्या करो, रख दो अपने पास में, ताकि मान लीजिए कोई हमें अगर एक्सपेंड करना होगा तो उससे हम एक्सपेंड करेंगे। या दूसरा होता है अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए, मतलब ऐसे कोई खर्चे जो कि हमें अभी तक ज्ञात नहीं थे, कुछ ऐसा हो सकता है, अब अगर ऐसा हो गया तो भाई बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, इसीलिए उस चीजों को, खर्च को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए भी संचय बनाते हैं हम। क्या करने के लिए, 2 चीजें, अप्रत्याशित खर्चों को कवर करना, विस्तार परियोजना का वित्त पोषण करना, ये दोनों प्राथमिक उद्देश्य किस चीज के लिए, संचय बनाने के लिए। उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। चलिए अगला चैप्टर 95, अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन है,
फर्म द्वारा परिसंपत्तीय संसाधनों का कितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है, इसका माप क्या कहलाता है? इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्योंकि बड़ा थी है। कह रहा है द मेजर ऑफ हाउ इफिशिएंटली ऑफ ए कंपनी, द मेजर ऑफ हाउ इफिशिएंटली अ कंपनी utilize its asset resource is referred to as liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, more than one of the above, none of the above। क्या हो जाएगा? किस मतलब कोई भी कंपनी अपने एसेट रिसोर्स को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है, कौन बताएगा? ये बताएगा कौन? एक्टिविटी। ये कौन बताएगा? एक्टिविटी। लिक्विडिटी क्या बताता है? लिक्विडिटी बताता है कि आपके पास में नगद, आपकी नगदी स्थिति किस तरह से है, कितना आपके पास लिक्विड फॉर्म में चीज है कोई भी। लिवरेज क्या बताता है कि आप कितने क्या कर रहे हैं, डेप्ट इक्विटी को चेंज कर रहे हैं। नहीं, अगर डेप्ट ज्यादा बढ़ा रहे हैं मतलब आपका लिवरेज बहुत ज्यादा हो रहा है, फॉर्म बहुत ज्यादा लीवर्ड हो रहा है। नहीं, इसके बाद तीसरी है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो बताता है कि आप किसी चीज को कितने इफिशिएंटली तरीके से यूज कर रहे हैं। एक्टिविटी वही है ना, एक्टिविटी का मतलब किसी चीज का यूज करना, यूटिलाइज करना। आंसर क्या हो जाएगा? 95 का सी, एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, ये भी क्या है? अकाउंटिंग रेशियो से एक बढ़ा लीजिए क्वेश्चन। Which of the following is not a type of bill of exchange? बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन सा टाइप नहीं है? नॉट अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल, डिमांड बिल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा बिल का टाइप नहीं है? बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन सा टाइप नहीं है? भाई बिल ऑफ एक्सचेंज जब पढ़ने जाएंगे तो वहां पर ट्रेड बिल भी आता है, एकोमोडेशन बिल भी आता है, डिमांड बिल भी आता है, सभी तरह के बिल वहां पर आते हैं। ये कौन सा चैप्टर हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। लिखिए नया चैप्टर का नाम 14th नंबर चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज से पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, द होल्डर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है तो जो होल्डर है वो किसके प्रति लीगल एक्शन ले सकता है? ड्रॉअर के प्रति, ड्रॉई के प्रति, इंडोर्सर के प्रति। किसके प्रति लाएगा? अगर मान लीजिए कि कोई डिसऑनर होगा तो किसके प्रति लाएंगे? ड्रॉअर, ड्रॉई या इंडोर्सर? इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ लीजिए। बिल लिखने वाला, स्वीकृति प्रदान करने वाला, हस्तांतरण करने वाला। किसको? मान लीजिए होल्डर किसके लिए, किसको करेगा, किस पर किस करेगा? मान लीजिए हमारे पास है उसका होल्डिंग, जो बिल क्या करता है? अगर मान लीजिए कि हमने बिल लिखा, मतलब मेरे पास बिल है और वो डिसऑनर हुआ तो हम किसको पकड़ेंगे? या तो हम पकड़ेंगे किसको? किसको? बिल लिखने, बिल तो हम नहीं लिखेंगे ना, बिल लिखने वाले को कैसे पकड़ेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज में यही होता है ना कि मैं बिल लिखूंगा और आप वहां पर स्वीकृति प्रदान करें, तो या तो स्वीकृति प्रदान करने वाले को या तो हस्तांतरण करने वाले को। होल्डर के पास वही बिल होगा ना। मान लीजिए होल्डर कौन होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं, हमसे आपने सामान खरीदा, मैं एक बिल लिखा और आपने स्वीकृति दे दी कि आपको हम क्या करेंगे, इतने तक दे देंगे। अगर हम मान लीजिए किसी दूसरे को दे देते हैं, हम मान लीजिए किसी तीसरे को देते हैं, उसके हाथ में गया और वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो डिसऑनर हो गया। तो वो किसको पकड़ेगा? हम ही तो, आप ही दोनों पकड़ेगा, या तो क्योंकि आपने या तो स्वीकृति प्रदान की है और मैंने हस्तांतरण किया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोर देन वन ऑफ द अबव। लिखने वाले को थोड़े पकड़ेगा, स्वीकृति प्रदान करने वाले और हस्तांतरण करने वाले। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। 97 में क्या हो जाएगा? डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आ गया। चलिए क्वेश्चन 198 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर? दो तरह के एक्सपेंडिचर। अब ये आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय नाम का चैप्टर है, लिखिए वहां पर 15 नंबर चैप्टर बनाइए एक। नहीं तो इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जोड़ सकते हैं। छोड़िए, नहीं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जोड़िए। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का ही क्वेश्चन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टर्म्स है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है। क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेंट पे करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं, रेवेन्यू। आयगत व्यय क्या कहते हैं? वह खर्च जो बिजनेस ऑपरेशन को कैरी करने के लिए। अब हम रेंट नहीं देंगे तो बिजनेस कैरी ऑन नहीं होगा, तो रेंट देना हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए मैंने बोर्ड ले लिया, ये क्या है हमारा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो आंसर क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी
आंसर हो जाएगा परचेज, क्योंकि सैलरी पे करना, रेंट पे करना वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नहीं, व्यापार के दैनिक खर्चे होते हैं, व्यापार के दैनिक खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और किसी संपत्ति को खरीदने में किया गया खर्चा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 98 का हो जाएगा ए। हाँ 98 का ए। 99 व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन उसे भी पूछ दिया। लैंड परचेस करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं। वेजेस पेमेंट करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं। सॉरी नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड करना या गुडविल परचेज करना, ये दोनों ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, क्योंकि गुडविल भी संपत्ति है और लैंड भी संपत्ति है, दोनों को परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस। आंसर क्या हो जाएगा पेमेंट ऑफ वेजेस। आंसर इज बी। 99 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट इनकम, सेल ऑफ पेटेंट। कैपिटल रिसीप्ट मतलब संपत्ति को बेचने से जो पैसा आएगा उसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीप्ट कहेंगे। और जो हमारा दैनिक काम से जो पैसा आ रहा है उसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट कहेंगे। तो भाई यहाँ पर सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करना कैपिटल रिसीप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम गुड्स का तो हमारा व्यापार ही है। तो व्यापार है तो व्यापार जो गुड्स है हमारा, जो माल है हमारा, उसको बेचने से थोड़े हमको कैपिटल रिसीप्ट मिलेगा, नहीं, उससे रेवेन्यू रिसीप्ट मिलेगा ना। और ना ही इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या, दैनिक वाला। आंसर क्या हो जाएगा सेल ऑफ पेटेंट। किसी संपत्ति को जब बेचेंगे वहां से जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, नहीं इस सीट से। ठीक है, यहां तक 100 क्वेश्चन है, आज यही तक रहने दीजिए। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन मैंने किए हैं। अब कितने क्वेश्चन इसमें बाकी बचे हुए हैं, 80 था ना, तो 30 हो गया। हाँ 50 और बाकी 50 बाकी है। 30 हमने इसमें कर दिया है, 50 अगले सीरीज में कर दूंगा। ठीक है, 25-25 करके कल कर लेंगे, ठीक, ताकि ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कितने चैप्टर देखेंगे यहाँ पर, 14 चैप्टर आज ही हो गए हैं। मतलब अगर आप पूरा जब सॉल्व कर लेंगे ना तो पता चलेगा कि क्लास 11 एंड क्लास 12, ठीक है, क्लास 11 एंड क्लास 12 इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का पूरा क्या है, पूरा का पूरा एक एक चैप्टर कवर है। मतलब एक एक चैप्टर के क्या है बेसिक अध्ययन हमें जरूरी है। तो आप क्या करिए, उसके जो किताबें हैं, एसके सिंह सर की किताब है या एनसीईआरटी किताब है, उससे एक बार उसको रीड आउट जरूर करिए, लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जितने चैप्टर को जितने भी दिन लगे उसको बच्चे से पहले पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद उसके अंदर जो कोर पॉइंट्स है या जो हमें उसमें लगता है ये पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं मैं, उतना समय नहीं है, तो उसके जो कोर पॉइंट्स है वो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। उसको आप क्लास नोट्स के रूप में लिख लीजिए अपना। ठीक है, बाकी बुक्स है ही, उसको एक बार रीड जरूर करिए, और वहां कुछ समझ नहीं आता है तो आप डाउट्स क्रिएट करिए, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो कुछ समय बचता है तो वो जीएस वाली जो किताबें दिखा दी हैं उस पर थोड़ी सी लैंग्वेज पे भी अपनी क्या करनी है, कमांड करनी है। सभी पर क्या करनी है, एकदम ध्यान निश्चित रूप से रखना है, क्योंकि कोई भी चीज कहीं पर छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो आप आराम से चैप्टर पढ़ते जाइए, जो मेरा अपना क्या होगा क्लास का टाइमिंग में जो होगा हम करते जाएंगे, ताकि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आज इतना ही। क्योंकि फिर बीएसटी की भी क्लास है आगे, इसीलिए अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सर से डाउट करके, और कल मिलते हैं इस क्वेश्चन में।